guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to take up legal terms and phrases. So let us start. Words of art. Words of art means specialized language. Specialized language, it means it refers to a particular profession, particular science, particular technical work, art या फिर कोई और फील्ड एंडेवर का. That is words of art. Is it clear? वर्क प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज़ वर्क प्रोडक्ट. वर्क प्रोडक्ट मीन्स कि जब आप कोई राइटिंग्स हैं, कोई नोट्स हैं, कोई मेमोरेंडा, रिपोर्ट्स, वॉट एवर, जो भी आप अपने क्लाइंट के साथ या विटनेस के साथ कॉन्वर्जेसन कर रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, कोई कॉन्फिडेंशियल मटेरियल है कि जो अटॉर्नी ने डेवलप किया है अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, पर्टिकुलरली इन प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल, दैट इज़ अ वर्क प्रोडक्ट. इज इट क्लियर? सो क्या है, किसी भी तरह की कॉन्वर्जेसन है, कोई नोट्स बना रहे हैं, कोई राइटिंग है, कोई मेमोरेंडम है, ये सारा वर्क प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन. जो वर्क प्रोडक्ट है दैट कैन नॉट बी डिमांडेड बाय द ऑपोजिट पार्टी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट. वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट्स क्या हैं? जो जहाँ पे एम्प्लॉयर्स की लाइबिलिटी है कि अगर उनके वर्कर्स को कोई हार्म हो रहा है, कोई इंजरी पहुँच रही है, वो बीमार हैं ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट, तो दे हैव टू कॉम्पनसेट देयर वर्कर्स. इज इट क्लियर? ये जो वर्कर्स कंपनसेशन है, इट इज़ नॉट बेस्ड कि वहाँ पे एम्प्लॉयर की कोई नेग्लिजेंस की वजह से है, बट इट इज़ द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फॉर द मेडिकल कवरेज. कोई उनके परसेंटेज ऑफ लॉस्ट वेजेस और सैलरी, रिहेबिलिटेशन रिटेनिंग के लिए, पेमेंट फॉर एन परमानेंट इंजुरी. इज इट क्लियर? वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट्स प्रोवाइड फॉर अ सिस्टम ऑफ हियरिंग्स एंड क्वाजी जुडिशियल डिटर्मिनेशन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जजेस एंड अपील बोर्ड्स. अगर अब अगर वर्कर्स कंपनसेशन ग्रांट हुआ है तो इट बिकम्स ओनली रेमेडी अगेंस्ट एन एम्प्लॉयर एंड डज नॉट इंक्लूड अ जनरल डैमेज फॉर पेन एंड सफरिंग. Thus, an injured workers may waive workers' compensation and sue the employers for damage caused by the employer's negligence. If a third party contribute to the damages, the injured worker may sue that party for damages even though he or she receives workers' compensation, but recovery may be subject to a lien for money paid out by the workers' compensation insurance company. That is workers' compensation act. Is it clear? Next is World Court. वर्ल्ड कोर्ट मीन्स कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस. और ये इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट कब फाउंड हुआ था? 1945 में, एंड इट वाज फाउंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या होता है? इसमें इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स सुने जाते हैं आपके, और वो भी तब जब पार्टीज एग्री करती हैं, यूजली गवर्नमेंट्स, to have issues heard and to be bound by the decisions. Is it clear? Next is the writ. रेट ये मैंने पहले भी, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं लीगल टर्म्स एंड फ्रेजेस, वहाँ पे हमने डिस्कस किया है. तो रेट ये कॉन्स्टिट्यूशन में दी है. यहाँ पे जज का रिटन ऑर्डर होता है जिसमें उसने स्पेसिफाई किया है कि किसको ये डायरेक्ट किए जा रही है रेट. A written order of a judge requiring specific action by the person or entity to whom the writ is directed. Is it clear? So there are 5 kinds of writ. कौन सी हैं? पहले मैंने आपको बताई है. One is habeas corpus, second is mandamus, then quo warranto, certiorari, prohibition. Is it clear? Writ of attachment. Next is writ of attachment. Writ of attachment means where court orders, लॉ, कोर्ट का जो ऑर्डर है वो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर को डायरेक्ट कर रहा है कि किसी पर्सन की या डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को सीज किया जाए. अटैचमेंट मीन्स अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो जजमेंट को सेटिस्फाई करेगी अगेंस्ट द डिफेंडेंट. इज इट क्लियर? A court order directing a law enforcement officer to seize the property of a defendant which would satisfy a judgment against the defendant. That is writ of attachment. Next is writ of coram nobis. Coram nobis means ये Latin phrase है in our presence. इसका मतलब क्या है? In our presence. तो यहाँ पे जो एपिलेंट कोर्ट ऑर्डर करता है, उस कोर्ट को करता है जिसने जजमेंट दी थी.
which rendered judgment requiring that trial court to consider the facts not to the trial record, which might have resulted a different judgment if known at the time of trial. Is it clear? तो ये क्या है, राइट ऑफ कॉरमस नॉबिस क्या है, एपिलेट कोर्ट लोअर कोर्ट को, जिस कोर्ट ने जजमेंट रेंडर की है उस कोर्ट को ऑर्डर करता है कि जो ट्रायल कोर्ट है उसको फैक्ट्स कंसिडर करने, ना कि नॉट ऑन द ट्रायल रिकॉर्ड। ट्रायल रिकॉर्ड के बेसिस पे नहीं उनको फैक्ट कंसिडर करने, विच मे हैव रिजल्टेड इन अ डिफरेंट जजमेंट अगर वो ट्रायल के टाइम पे पता होता। इज इट क्लियर? सो दैट इज़ द टर्म रिट ऑफ कॉरम नॉबिस। Next is writ of mandate. So writ of mandate means mandamus. Is it clear? यहाँ पे writ of mandate है, that is writ of mandamus. तो इसमें क्या है कि एक कोर्ट किसी गवर्नमेंट एजेंसी को ऑर्डर करता है, इवन कोर्ट को भी ऑर्डर कर सकता है कि वो दे हैव टू फॉलो द लॉ बाय करेक्टिंग देयर प्रायर एक्शन। इज इट क्लियर? कि जो उन्होंने पहले एक्शन ली है उसके अकॉर्डिंग उनको लॉ फॉलो करना और अपनी प्रायर एक्शंस को करेक्ट करना है, और सीजिंग इलीगल एक्ट्स, दैट इज़ रिट ऑफ मैंडेमस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रॉन्गफुल डेथ। रॉन्गफुल डेथ का मतलब क्या है? किसी पर्सन के गलत काम से किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो गई है, दैट इज़ अ रॉन्गफुल डेथ। सी, the death of a human being as the result of a wrongful act of another person. क्लियर? अब वो wrongful act क्या होंगे? मैंने ये बोला आपको कि ये किसी पर्सन के wrongful act की वजह से किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो गई है, तो वो wrongful act क्या है? wrongful acts में क्या आता है? आपका नेग्लिजेंस आ गया, उसमें जैसे कि केयरलेस ड्राइविंग, इंटेंशनल अटैक है, देन जैसे कि असॉल्ट, बैटरी, डेथ इन द कोर्स ऑफ अनदर क्राइम, वेहिकुलर मैनस्लॉटर और मर्डर, दैट इज़ अ रॉन्गफुल एक्ट। सो रॉन्गफुल डेथ क्या है? अगर किसी की रॉन्गफुल डेथ की है, ऑब्वियसली इट इज़ अ रीज़न टू फाइल अ सूट अगेंस्ट दैट पार्टी और पार्टी जिसने डेथ कॉज की है। इज़ इट क्लियर? सो और वो कौन करेगा? जिसकी लाइफ गई है, जिस पर्सन की डेथ हुई है, उसके फैमिली मेम्बर्स। So child may be entitled to compensation for the personal loss of a father as well as the amount of financial support the child would have received from the now dead parent will be a minor. A wife would recover damages for the loss of her husband and companion and a lifetime of expected support. Is it clear? While a parent would be limited to damages for the loss of compensation but not support. ये जो पेरेंट्स हैं उनको डैमेजेस मिलेगी फॉर द कंपेनियनशिप बट नॉट द सपोर्ट। अ लॉसूट फॉर रॉन्गफुल डेथ मे बी फाइल्ड बाय द एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट ऑफ द डिसीज और बाय द इंडिविजुअल beneficiaries. Is it clear? That is family members. So this was the term wrongful death. Is it clear? Next is wrongful termination. रॉन्गफुल टर्मिनेशन। रॉन्गफुल टर्मिनेशन मीन्स कि जब आप किसी जॉब में हो, आपको जॉब से निकाल दिया जाए रॉन्गफुली, देन एम्प्लॉई के पास राइट है, राइट क्या आपके पास एम्प्लॉई के पास राइट है कि ही कैन स्यू द फॉर द डैमेजेस अगेंस्ट हिज एम्प्लॉयर। इज इट क्लियर? सी, rights of an employee to sue his or her employer for damages, loss of wage and fringe benefits, and if against public policy for punitive damages. To bring such a suit, the discharge of the employee must have been without cause and employee had an express contract of continued employment, or there was an implied contract based on the circumstances of his or filing a legitimate reason to believe the circumstances of his or her high employment would be permanent. Another meaning of the wrongful termination is violation of statutory prohibitions against discrimination
due to race, gender, sexual preference. The discharge was contrary to public policy, such as in retribution for exposing dishonest acts of the employer. So employer who believes he or she has been wrongfully terminated may bring an action for damages for discharge as well as for breach of contract. पर जो कोर्ट का डिसीजंस है ये उनका दे हैव बिकम इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इन लिमिटिंग दी एम्प्लॉयज़ ग्राउंड फॉर सूट. इज इट क्लियर? तो अब समझ में आ गया रॉन्गफुल टर्मिनेशन क्या है कि जब एम्प्लॉय को उसकी जॉब से टर्मिनेट किया जाए, रॉन्गफुली किया जाए, देन ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हिज एम्प्लॉयर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज योर ऑनर. योर ऑनर मीन्स जब आप कोर्ट में जज को एड्रेस करते हो तो आप प्रॉपर वे से एड्रेस करते हो. दैट इज़ योर ऑनर. यूथफुल ऑफेंडर. यूथफुल ऑफेंडर मीन्स जो अभी बच्चे हैं, दे आर अंडर एज, एंड वो लोग बच्चे अभी ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, दे आर नोन एज द यूथफुल ऑफेंडर्स. तो उनको जो वो क्राइम कर रहे हैं उनको किस नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं जा रहे, वो उनके लिए एक जुवेनाइल कोर्ट्स होते हैं, जुवेनाइल डिटेंशंस होती हैं, प्रिजन फैसिलिटीज़ होती हैं. दे आर यूथफुल ऑफेंडर्स. सो यूथफुल ऑफेंडर्स इज़ ओनली अंडर एज ऑफ 18 ईयर्स. सो कोर्ट है, कोर्ट हैज़ लैटिट्यूड टू ट्राई सम यंग डिफेंडेंट्स एज एडल्ट्स ऑल्सो. जो बच्चे दोबारा रिपीट ऑफेंस कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा कर रहे हैं, बहुत बड़े क्राइम्स कर रहे हैं, जैसे कि मर्डर है, आर्म्ड रॉबरी है, कोई रेप है, मैनस्लॉटर है, इस तरह के ऑफेंसेस कर रहे हैं, तो दोज यंग डिफेंडेंट्स कैन बी ट्रीटेड एज एडल्ट्स. इज इट क्लियर? सो यूथफुल ऑफेंडर्स हैं, उनके पास कुछ एडवांटेजेस होती हैं, उनको जुवेनाइल में रखा जाता है, जुवेनाइल प्रिजन में, ठीक है. सो उनको प्रोबेशन पे भी छोड़ा जा सकता है, और उनको क्या है कि मैक्सिमम प्रिजन सेंटेंस कितनी हो सकती है, नॉट टू एक्सीड 25th बर्थडे और सम अदर लिमिटेशन, एंड कैन नॉट गेट द डेथ पेनल्टी. इज इट क्लियर? यूथफुल ऑफेंडर्स कौन है? जो अंडर एज, जो बच्चे हैं वो ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, तो दे आर यूथफुल ऑफेंडर्स. नेक्स्ट इज जोनिंग. जोनिंग एंड द लास्ट लीगल टर्म इज जोनिंग, कि जब कोई सिटी को डेवलप करने का कोई सिस्टम है या कोई काउंटी प्लान आप कर रहे हो जिसमें काफ़ी जोग्राफिक एरियाज़ रिस्ट्रिक्टेड है सर्टन यूजेस एंड डेवलपमेंट, जैसे इंडस्ट्रीज़, लाइट इंडस्ट्रियल्स, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल, मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल, पार्क, स्कूल, इस तरह, दैट इज़ जोनिंग. जोनिंग क्या है? तो ये आपकी चीफ प्लानिंग टूल है लोकल गवर्नमेंट टू गाइड द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ अ कम्युनिटी, प्रोटेक्ट नेबरहुड्स, कॉन्सेंट्रेट रिटेल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, चैनल ट्रैफिक एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहांसमेंट ऑफ अर्बन एज वेल एज स्मॉल टाउन लाइफ. सो दैट इज़ अ जोनिंग. So with this I end up your legal terms and phrases. Hope so you have watched my videos on legal terms and phrases, and अराउंड 90 वीडियोज़ आई हैव मेड ऑन दिस. अगर आपने नहीं देखे प्लीज़ देखो. आप इस वीडियो को देखने से आपके लीगल टर्म्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा. थैंक यू गाइज़.